करके समझा। अब हम सेल को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी बाउंड्री से, मतलब पहले हम इसकी बाउंड्री समझेंगे, फिर ये साइटोप्लाज्म को समझेंगे और लास्ट में इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट समझेंगे। बाउंड्री की बात करें तो सेल में दो बाउंड्री है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। एक एक करके बच्चों दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के साथ। क्लियर? सेल की बाउंड्री में सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल बच्चों ये सेल की एक नॉन लिविंग बाउंड्री होती है, मतलब सेल के अंदर बाहर की तरफ ये जो कवरिंग होती है उसको नॉन लिविंग कवरिंग कहते हैं। ये बच्चों जैसे प्लांट सेल है, इनके अंदर ये बाहर की तरफ ये जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल। सेल वॉल को मैंने शॉर्ट में सीधे लिख दिया सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की खास बात होती है कि ये नॉन लिविंग है, इसमें किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन लिविंग कहा जाता है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, रिजिड है, बहुत ही हार्ड नेचर की होती है। साथ ही साथ ये परमिएबल होती है। परमिएबल इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, जा सकता है, लेकिन छोटी साइज के, तो छोटे साइज के मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है परमिएबल। ये बच्चों को सिलेक्शन नहीं करते, ये सिलेक्शन नहीं करते, इससे मॉलिक्यूल आते हैं जाते हैं आसानी से पास हो जाते हैं, इसलिए इसको हम परमिएबल कहते हैं। सिलेक्टिव नहीं कहते, केवल परमिएबल नेचर की होती है। क्लियर? हाँ, लेकिन वही मॉलिक्यूल जा पाएंगे जो इसके पोर में फिट हो जाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल पोर में फिट होंगे आसानी से वो पास हो जाते हैं। सेल वॉल की खास बात ये होती है ये कहां कहां प्रेजेंट है। अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर आप सभी जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसी तरह से बताइए एल्गी, एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फंगस, फंगस के अंदर भी प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया, इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। एनिमल, आप आंसर दीजिए मुझे, एनिमल के अंदर सेल वॉल, हाँ एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल में नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, प्लांट आप सभी जानते हैं यूकैरियोट प्रोकैरियोट, प्लांट तो है, प्लांट की अगर बात करें तो ये यूकैरियोट है, एल्गी यूकैरियोट है, फंगस यूकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। अच्छा, एनिमल की बात करें यूकैरियोट और ये बच्चों प्रोकैरियोट। तो एक बात आप यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, इन यूकैरियोट के अंदर तो सेल वॉल है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो मैं एक बात ये कह सकता हूं ऑल यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती, सभी यूकैरियोट में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल में तो एब्सेंट। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं ऑल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल, हां सारे प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल नहीं है, क्योंकि इस प्रोकैरियोट में तो सेल वॉल है लेकिन माइकोप्लाज्मा में तो प्रोकैरियोट है और इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं। इसका मतलब ना तो ये सारे यूकैरियोट्स में है ना ये सारे प्रोकैरियोट्स में, ये सब में नहीं होती, और ये सब में नहीं होती इसलिए हम इसको कभी भी यूनिवर्सल लेयर नहीं कहते। ये यूनिवर्सल लेयर नहीं है क्योंकि ये कुछ में है कुछ में नहीं है, तो ये ध्यान रखना ये यूनिवर्सल लेयर नहीं है क्योंकि ना तो सारे प्रोकैरियोट में है ना ये सारे यूकैरियोट्स में होती है। अच्छा, जहां जहां पे भी सेल वॉल है, यहां सेल वॉल है, ये सेल वॉल किन किन कंपोनेंट से बनी होती है उसके कंपोनेंट भी अपने को याद रखना होता है। प्लांट की अगर हम सेल वॉल की बात करें, ये बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। तो प्लांट के सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, इन कंपोनेंट से बनी होती है। इनमें से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनमें भी सबसे मेन तो सेल्यूलोज होता है। मतलब सेल वॉल का अगर मेन कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो मेन कंपोनेंट यहां पर सेल्यूलोज होगा। अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टेंस होते हैं, मैनेंस होते हैं एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। एल्गी के सेल वॉल के ये कंपोनेंट है। यहां हेमीसेल्यूलोज नहीं है, यहां से देखो यहां हेमीसेल्यूलोज है लेकिन यहां नहीं होता, तो इनके अंदर हेमीसेल्यूलोज यहां पर एब्सेंट होता है, हेमीसेल्यूलोज में नहीं पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना, गैलेक्टेंस मैनेंस की बात करें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, मतलब ये सारे के सारे यहां पर कार्बोहाइड्रेट है, यहां ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। क्लियर? गैलेक्टेंस भी कार्बोहाइड्रेट है, मैनेंस भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें फंगस, आप बताओ फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? शायद याद भी हो आप लोग को। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट काइटिन। काइटिन यही बच्चों फंगस की सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, ये जो काइटिन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स होते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट, इसके डेरिवेटिव्स है। तो आप ज्यादातर जगह देखो, चाहे हम प्लांट की बात करें, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कभी आपसे पूछे सेल वॉल मेनली किसकी बनी है तो कार्बोहाइड्रेट, और इनमें भी मेन कंपोनेंट यहां पर क्या रहेगा? सेल्यूलोज रहेगा। किसकी सेल वॉल के क्या क्या कंपोनेंट है याद रहेगा? अच्छा, एनिमल की सेल वॉल के कंपोनेंट, अरे हाँ एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सबके कंपोनेंट बता रहे तो लगा इसके बता रहे, नहीं, एनिमल, माइकोप्लाज्मा इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। यहां कोई टाइप्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अगर हम टाइप्स की बात करें, ये बच्चों एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है। अब जो प्लांट के अंदर जो सेल्स होती है, इन सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए बीच में यहां एक कॉमन लेयर लगा रखी होती है, मतलब दो सेल को चिपकाने के लिए यहां कॉमन लेयर लगाई गई, और इस कॉमन लेयर का नाम आप सभी जानते हैं मिडिल लेमिला। अच्छा, मिडिल लेमिला क्या करती है? दो प्लांट सेल को चिपकाने का काम करती है। जैसे बच्चों मान लीजिए दो ब्रिक्स है, दो ईंटें हैं, उनको आपस में चिपकाना है तो बीच में सीमेंट लगा देते हैं, सेम काम यहां मिडिल लेमिला करती है। मिडिल लेमिला इन सेल को आपस में चिपकाने का काम करती है और दो सेल के बीच में कॉमनली प्रेजेंट होती है, तो मिडिल लेमिला को हम कह सकते हैं कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। दो प्लांट सेल के बीच की कॉमन लेयर क्या कहलाती है? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला एक तरह की प्लांट सीमेंट है। सीमेंट का काम क्या है? दो ईंटों को चिपकाना। सेम काम यहां पर मिडिल लेमिला भी करी, दो सेल को चिपका रही, तो एक तरह से इसका फंक्शन सीमेंट के जैसा है, इसलिए इसको बच्चों प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। बात आती है किस किस से बनी है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये पैक्टेट कुछ और नहीं, पैक्टिन ही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, मतलब यहां पर ऐसे कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं। अच्छा, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों पैक्टेट है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर कैल्शियम होता है, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर, मतलब कैल्शियम की अमाउंट यहां पर ज्यादा रहेगी। मिडिल लेमिला के जो पॉइंट समझाए, क्लियर हुआ सबको? क्या बताया मिडिल लेमिला में? दो सेल के बीच में कॉमन प्रेजेंट होती है, सीमेंट का काम करती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी है लेकिन मेन क्वांटिटी कैल्शियम की होती है। क्लियर? ये जो बच्चों आप लोगों को मिडिल लेमिला दिख रही है, इसके साथ ये जो अटैच बाउंड्री जो दिख रही है आपको पिंक कलर की, ये पिंक कलर की बाउंड्री कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल, ये जो प्राइमरी सेल वॉल, इस प्राइमरी सेल वॉल को कई बार शॉर्ट में पीसीडब्ल्यू लिख देते हैं। पीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म? यस, प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, ये प्राइमरी सेल वॉल ऐसे सबसे बाहर की तरफ रहती है। अब इसके अंदर की तरफ, इसके इनर साइड की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है, मतलब यहां पर ये अंदर की तरफ अब ये बन जाएगी सेकेंडरी वॉल। यहां ये जो बन रही है अंदर की तरफ, इसे हम कह देंगे सेकेंडरी वॉल। अच्छा, सेकेंडरी वॉल में भी खास बात क्या होती है? अभी जब मैं आपको सेकेंडरी वॉल समझाऊंगा तो इसमें आप देखना कई सारी लेयर्स होती है। इनमें जो सबसे बाहर वाली जो लेयर अभी मैंने ड्रॉ की है, इसको यहां लिख दिया जाता है S1। S1 का मतलब सेकेंडरी में भी पहले नंबर पे बनी, सेकेंडरी में भी पहले नंबर पे बनी, तो इसको S1 कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर यहां एक नई लेयर बन गई, अब इसको नाम दो। यस, इसको नाम दे देंगे तो ये बन जाएगा S2। S2 का मतलब सेकेंडरी है लेकिन दूसरे नंबर पे बनी है। क्लियर? इसके बाद यहां एक और बन गई तो ये बन जाएगी यहां पर S3 है, सेकेंडरी लेकिन थर्ड नंबर पे बनी, तो इसको S3 कह देंगे। तो ये ऐसी कई लेयर्स में होती है। आप ध्यान से देखो, प्राइमरी तो केवल एक लेयर की फॉर्म में दिख रही है, लेकिन सेकेंडरी में तो बहुत सारी आपको लेयर दिखाई दे रही है, कई सारी लेयर दिख रही है, मतलब एक तरह से ये मल्टी लेयर होती है। तो प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर, सेकेंडरी वॉल मल्टी लेयर। और एक खास बात देख रहे हो क्या? जब भी सेकेंडरी बन रही है, प्राइमरी के अंदर की तरफ बनती है, अंदर की तरफ बनती है। अच्छा, इसको प्राइमरी कहते क्यों है? हाँ, प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट में सबसे पहले यही बनती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे बनती है, इसलिए प्राइमरी। बाद में बनी इसलिए इसको सेकेंडरी नाम दे दिया गया। तो दो सेल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी की क्या क्या खास बातें हैं उनको भी हम नोट कर लेते हैं। पहले ये जो बात समझे, क्लियर हुई सब अच्छे से? हाँ, डायग्राम बनाना चाहे तो आप ये डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों ये प्राइमरी वॉल और ये सेकेंडरी वॉल। अब इसमें देखिए, प्राइमरी वॉल चीन है, डायग्राम में दिख रहा है, एक पतली सी लेयर की फॉर्म में होती है, जबकि सेकेंडरी में तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती है, कई सारी लेयर्स की फॉर्म में है, मतलब ये थिक फॉर्म में होती है।
अच्छा, प्राइमरी वॉल की खास बात ये होती है कि इसमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब इसके अंदर हल्की सी इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, इलास्टिसिटी मतलब ये ग्रोथ कर सकती है। सेकेंडरी वॉल मल्टी लेयर होने की वजह से ये रिजिड होती है। तो प्राइमरी वॉल की खास बात इलास्टिक नेचर की है, जबकि सेकेंडरी रिजिड होती है। इलास्टिक होने की वजह से ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमरी वॉल के अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी होती है। अच्छा, ग्रोथ की कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि ये इलास्टिक है, आसानी से खींचेगी, सेल की साइज बड़ी कर सकती है, तो ये ग्रोथ की कैपेसिटी रखती है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी हार्ड होती है, इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं होती। बात आती है प्राइमरी और सेकेंडरी किसकी बनी है। प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। वही कंपोनेंट जो हमने समझे, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो इसमें भी सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन आते हैं। अब ये बात बताओ, इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट दोनों के कंपोनेंट सेम है। जो कंपोनेंट प्राइमरी के वही सेकेंडरी के। अब दोनों के कंपोनेंट सेम है, फिर बात आती है इनका नेचर डिफरेंट क्यों है, क्यों ये इलास्टिक है, क्यों ये हार्ड है। तो ये सब बच्चों इनके अरेंजमेंट की वजह से होता है। ये सारे कंपोनेंट जब प्राइमरी वॉल को बना रहे थे तो ये एक दूसरे के साथ लूजली अरेंज थे, और लूजली अरेंज होने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी होती है। लेकिन यही कंपोनेंट जब सेकेंडरी वॉल को बना रहे थे एक दूसरे के साथ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज थे, और कॉम्पैक्ट अरेंज होने की वजह से इसमें रिजिडिटी आ जाती है। तो क्या ध्यान रखोगे, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल के कंपोनेंट सेम है, हाँ बस इनका अरेंजमेंट अलग है। इसमें लूज अरेंजमेंट होता है, इसमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। जो बात यहां पर भी समझे, क्लियर हुई। और ये भी रखना, तो ये प्लांट के अंदर मेरिस्टेम सेल है। मेरिस्टेम सेल किसको कहते हैं? हाँ, मेरिस्टेम सेल वो सेल है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जो डिवाइड करती है। इस मेरिस्टेम सेल की खास बात होती है कि इसमें आपको केवल प्राइमरी सेल वो दिखाई। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसमें केवल आपको प्राइमरी सेल वो दिखाई। अब बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे मेरिस्टेम सेल मैच्योर होती है, और अच्छे से कहूं डिफरेंशिएशन जब होता है तो यही मेरिस्टेम सेल मैच्योरिटी के साथ डिफरेंशिएशन के साथ परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है। परमानेंट सेल मतलब मैच्योर सेल बन जाती है। अब बच्चों जब ये डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है, तो उस टाइम ये देखा जाता है कि ये जो प्राइमरी वॉल है, आप ध्यान से देखो, ऐसे धीरे धीरे टूटने लगी है। अच्छा, टूटने लगी है, एनसीईआरटी में अच्छी बात लिखी है, डिमिनिश होने लगती है। डिमिनिश मतलब टूटने लगती है, गायब होने लगती है। प्राइमरी वॉल टूट रही है, और अब इसके अंदर की तरफ यहां बच्चों ये सेकेंडरी वॉल बनती जा रही है। तो क्या सीखा, जैसे जैसे मैच्योरिटी होती जाएगी प्राइमरी वॉल डिसॉल्व होती जाएगी और अंदर की तरफ सेकेंडरी बनेगी। हाँ, जब भी बनेगी सेकेंडरी तो हमेशा प्राइमरी के अंदर की तरफ बनेगी, इनर साइड में बनेगी। तो प्राइमरी के इनर साइड में ऐसे सेकेंडरी वॉल बनती है। लेकिन कब, जब ये मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योरेशन के साथ साथ प्राइमरी वॉल डिसॉल्व एंड सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश एज सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जा रही है ये डिमिनिश होती जा रही है। अच्छा, सेकेंडरी वॉल बनती जाएगी। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, मेरिस्टेम सेल में प्राइमरी तो दिख रही है, सेकेंडरी नहीं है। फिर सेकेंडरी कब आई, मैच्योरिटी के टाइम पे आई। तो हम ये लिख सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल। ये मेरिस्टेम सेल के अंदर एब्सेंट होता है। इनके जो पॉइंट मैंने आपको समझाया, क्लियर हुए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के क्या क्या फीचर्स है ये बच्चों मैंने आपको सारे बता दिए। यहां पर दोनों के फीचर क्लियर हुए सब अच्छे से। अच्छा, यहां दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ की कैपेसिटी किसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ की कैपेसिटी प्राइमरी में है क्योंकि इलास्टिक है, और साथ ही साथ ये मैच्योरिटी के साथ डिमिनिश हो जाती है। क्लियर, ये दो पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखें। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल के जो मटेरियल है वो कहां बनते होंगे। सेल वॉल के मटेरियल हम जानते हैं सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। इनमें से सेल्यूलोज का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन पे होता है। जैसे बच्चों ये सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस पर यहां पर एंजाइम मिलता है, और यही एंजाइम यहां पर बच्चों ऐसे सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करता है। तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट एंजाइम करते हैं। अगर हम बात करें हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये जो अदर कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहे हैं, इनका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी में होता है। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी होती है, और वही गोल्जी बॉडी हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन का फॉर्मेशन करती है। एक खास बात ये भी है, ये जो बच्चों गोल्जी बॉडी होती है, प्लांट की गोल्जी बॉडी को स्पेशली डिक्टियोसोम कहा जाता है। कहीं पर बड़ा डिक्टियोसोम क्या है, प्लांट गोल्जी बॉडी का नेक्स्ट नेम डिक्टियोसोम भी होता है। क्लियर, प्रोटीन का फॉर्मेशन हम सब जानते हैं, प्रोटीन राइबोसोम के ऊपर फॉर्म होते हैं, तो इनका फॉर्मेशन राइबोसोम में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्यूलोज बन जाएगा। क्लियर, यहां ये सेल के अंदर ऐसे गोल्जी बॉडी होती है, और यही गोल्जी बॉडी हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन का फॉर्मेशन करेगी। यहां पर हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन से बनते जाएंगे, और राइबोसोम के ऊपर ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो कौन कहां बनता है, क्लियर हुआ। इन कंपोनेंट का सिंथेसिस कहां होता है ये हमें ध्यान रखना है, होता सब सेल में ही। क्लियर, सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने सीखा। अब सेल वॉल एग्जैक्टली बनती कैसे है। सेल वॉल बनाते टाइम सबसे पहले दो रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो होता है सेल वॉल का स्केलेटन, और दूसरी रिक्वायरमेंट आती है मैट्रिक्स। स्केलेटन और मैट्रिक्स क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन एक तरह से बच्चों घर की छत डालने जैसा काम है। कहीं पर आपने घर की छत डालते हुए देखा भी होगा। घर की छत डालते टाइम क्या किया जाता है, ऐसे बच्चों आयरन की, लोहे की बड़ी बड़ी रोड्स को ऐसे आड़ा तिरछा अरेंज कर देते हैं। ये क्या जाता है, ऐसे आड़ा तिरछा अरेंज कर देते हैं, तो इससे छत का एक स्केलेटन तैयार हो गया। फिर उसके ऊपर सीमेंट, कॉन्क्रीट, इन सब का मिक्सचर बनाते हैं और उसके ऊपर पोर कर दिया जाता है। ये कहलाता है मैट्रिक्स। बस सीधी बातें दो है, एक तो छत का स्केलेटन तैयार करते हैं, फिर ऊपर मैट्रिक्स डाल देते हैं। सेम कहानी सेल वॉल में भी है, मतलब सेल वॉल में भी पहले सेल वॉल का स्केलेटन तैयार करेंगे, फिर उसके ऊपर मैट्रिक्स डिपॉजिट कर देंगे। बात आती है सेल का स्केलेटन बनाएगा कौन। हाँ, सेल के स्केलेटन का फॉर्मेशन सेल्यूलोज करता है। 4 कंपोनेंट है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। इनमें से सेल्यूलोज स्केलेटन बनाने में चला गया। बाकी जो बचे कंपोनेंट है कौन, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, वो सारे कंपोनेंट मैट्रिक्स बना देते हैं। यानी सेल्यूलोज स्केलेटन बना देगा, बाकी जो मैट्रिक्स है इन सबसे बन जाती है। इस बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर ये सी लिखा, सी फॉर सेल्यूलोज, समझाने के लिए सेल्यूलोज। फिर से बच्चों मैंने यहां पर ये लिखा सेल्यूलोज, फिर से लिखा सेल्यूलोज, फिर से लिखा सेल्यूलोज। ऐसे में सेल्यूलोज को आपस में जोड़ता जा रहा हूं। अगर सेल्यूलोज को हम जोड़ते जाएं तो सेल्यूलोज का एक फाइबर बनेगा। इस फाइबर का नाम होता है माइक्रोफाइब्रिल। क्या कहता है इसको, माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल कुछ नहीं, सेल्यूलोज को आपस में ज्वाइन करते जाए तो ये माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। सेम एज ये सेल्यूलोज को आपस में ज्वाइन कर दिया, नाम बोलो माइक्रोफाइब्रिल। इसी तरह से ये माइक्रोफाइब्रिल, ये माइक्रोफाइब्रिल, ऐसे ये माइक्रोफाइब्रिल आड़े तिरछे अरेंज हो जाते हैं, और इन्हीं से बन जाता है स्केलेटन। तो मुझे बताओ ये स्केलेटन किसका बना है, माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल किसका बना है, सेल्यूलोज। अच्छा, ऐसे तो स्केलेटन तैयार हो गया। अब इसके ऊपर ये बाकी बची चीजें, मतलब हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये सब डिपॉजिट करेंगे, मतलब ये मैट्रिक्स का डिपॉजिशन हो जाएगा। तो पहले सेल वॉल का स्केलेटन तैयार कर देंगे, फिर ऊपर मैट्रिक्स डालेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ये हम समझेंगे। दो प्लांट सेल के बीच में एक बच्चों ट्यूब लाइक कनेक्शन बनता है, उसी ट्यूब लाइक कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जैसे ये प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है, इनके बीच में आप देखिए ट्यूब लाइक कनेक्शन जा रहा है, और यही ट्यूब लाइक कनेक्शन क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक कनेक्शन दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक कनेक्शन बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी ही एक ट्यूब होती है। समझने के लिए बच्चों हमने क्या किया, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है। अब बच्चों यहाँ पे जो ईआर लगी होती है, ये बच्चों यहाँ ऐसे ट्यूब की फॉर्म में लगी है। दो सेल के बीच में ईआर ऐसे ट्यूब की फॉर्म में लगी है, और ये जो ट्यूब लगी है इस ट्यूब का नाम होता है डेस्मोट्यूबुल। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दो सेल के बीच में ट्यूब लगी है, क्या नाम है इसका, डेस्मोट्यूबुल। और ये डेस्मोट्यूबुल कुछ और नहीं, एक तरह की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब
अब यहां पर क्या होता है, ये जो ट्यूब है इसके साइड में आप देखो ऐसे यहां पर कुछ पोर्स बने हुए, ट्यूब है साइड में से पोर बने हुए, तो सेंटर में ट्यूब और साइड के जो पोर दिख रहे हैं इधर इधर ये दोनों साइड के पोर है, इन सबको मिला के जो होल कनेक्शन बना है इसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या कुछ क्लियर हुआ, दो प्लांट सेल के बीच में सेंटर में ट्यूब जा रही है और उस ट्यूब के साइड में से पोर्स बने हुए, तो ट्यूब और सराउंडिंग पोर को मिला के ही अल्टीमेटली नाम बन गया प्लाज्मोडेस्माटा। इसी को बच्चों क्या नाम देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मिलना ये केवल प्लांट का फीचर होता है, एनिमल में नहीं होता। हमारी सेल के अंदर हम समझे कि प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, ये केवल प्लांट के अंदर मिलता है। बात आती है प्लाज्मोडेस्माटा का यूज क्या है, फंक्शन क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा से फायदा ये होता है कि इससे इस सेल का साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है और इस सेल का साइटोप्लाज्म इधर आ जाता है, मतलब टू सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के प्लाज्मोडेस्माटा बनाए जाते हैं। यानी ये एक तरह का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, क्योंकि टू सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं एक तरह का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। जो बात यहां समझाई क्लियर हुई सब अच्छे से, तो बताइए प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल के बीच का ट्यूबलाइक कनेक्शन। अच्छा, इसमें क्या क्या खास बातें समझ लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा नेम स्टेजबर्गर साइंटिस्ट ने दिया है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। दो प्लांट सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर में तो मिल नहीं सकता क्योंकि यहां पर दो सेल को जोड़ना है और दो सेल मतलब मल्टीसेलुलर होगा। अच्छा, इसमें डेस्मोटिब्यूल जो होता है ये दो सेल को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और ये डेस्मोटिब्यूल कुछ और नहीं, एक तरह की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ये हमने समझा, और ध्यान रखना ये प्लांट का फीचर है, एनिमल का नहीं है, ये प्लांट के अंदर मिलेगा। जो बात यहां समझ क्लियर हुई अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है। सेल वॉल का फर्स्ट फंक्शन होता है प्रोवाइड शेप टू सेल। ये बच्चों सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। आप लोग सभी जानते हैं सेल वॉल का नेचर हार्ड होता है, ये बच्चों सेल वॉल हार्ड नेचर की, और हार्ड होगी तो हार्ड होने की वजह से सेल का शेप मेंटेन करके रखती है। क्लियर। इसी का अगला फंक्शन आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज इसलिए प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, पहले मैकेनिकल डैमेज होता क्या है। प्लांट को किसी चीज से कट करना, डैमेज करना, यही एक तरह का मैकेनिकल डैमेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज हवा चलती है, दो प्लांट आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को डैमेज कर देते हैं, ये एक तरह के मैकेनिकल डैमेज है। अच्छा, प्लांट में डैमेज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर सेल वॉल है और सेल वॉल का नेचर हार्ड है, तो हार्डनेस से फायदा ये होता है कि इनमें आसानी से डैमेज नहीं हो सकते, और साथ ही साथ इसमें इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता, बैक्टीरिया वगैरह इस पर अटैक नहीं कर सकते, ये हार्ड नेचर की रहती है। इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल को आपस में इंटरेक्ट करना, ये बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होता है। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, तो ये फंक्शन बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा का ही होता है। इसी का एक फंक्शन होता है इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब जो सेल के काम के मैक्रोमोलिक्यूल जो काम के नहीं है ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर आने से रोक देता है। सेल वॉल में पोर छोटे होते हैं और छोटे पोर होने की वजह से ये बड़ी साइज के मैक्रोमोलिक्यूल इंटर नहीं कर पाते। ऐसे समझिएगा, जैसे ये सेल है, इसके बाहर ऐसे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को यहां समझाने के लिए मैंने कह दिया मैक्रोमोलिक्यूल है। अच्छा, इनमें जो पोर होते हैं छोटे होते हैं तो ये अंदर इंटर नहीं कर सकते, तो सेल वॉल इन अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने से रोकने का काम करते हैं क्योंकि पोर की साइज छोटी होती है। सेल वॉल के क्या फंक्शन है, तो टोटल यहां पर मैंने आपको 4 फंक्शन बताया। क्या क्या बताया, शेप प्रोवाइड करता है, सेकंड मैकेनिकल डैमेज इंफेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्ट कराता है, और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने से रोकने का काम भी करता है। क्लियर। हां, यहां बच्चों बातें ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये डिजायरेबल है और ये अनडिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब सेल के काम का है। अच्छा, ये भी अंदर नहीं आ सकता, तो फिर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल अंदर कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या करती है सेल यहां पर कुछ एंजाइम रिलीज करती है, फिर बच्चों ये इसको डिग्रेड करती है, इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं और वही सेल के अंदर इंटर कर सकते हैं। अच्छा, वो एंजाइम इस अनडिजायरेबल को कभी ब्रेक नहीं करेगा, तो ये कभी अंदर आ नहीं सकता। तो मुझे बताओ, सेल वॉल बैरियर तो है लेकिन डिजायरेबल के लिए अनडिजायरेबल को कभी अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि ब्रेक नहीं होते तो कभी अंदर आ नहीं सकते। ये बच्चों हमने सेल वॉल के कुछ बेसिक फंक्शन में समझे। क्या है अब जो हम समझने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम सेल मेम्ब्रेन समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, ये बच्चों सेल है, इस सेल के बाहर की तरफ अगर हम देखें तो इस पतली सी लेयर होती है और यही थिन लेयर एक्जेक्टली कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, जो कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई देगी। इस सेल मेम्ब्रेन को बच्चों हम डिटेल में समझेंगे, इसके क्या क्या पॉइंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम खास बात समझे, ये बच्चों सेल है, इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ही थिन लेयर की फॉर्म में होती है, ये ज्यादा मोटी नहीं होती है, थिन लेयर की फॉर्म में होती है। साथ ही साथ इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, कई सारे एंजाइम यहां प्रेजेंट होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह की लिविंग बाउंड्री होती है। तो सेल मेम्ब्रेन, इसे बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि थिन लेयर की फॉर्म में होती है, साथ ही साथ एक लिविंग बाउंड्री होती है। क्लियर। इसके खास बात होती है कि ये क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। अच्छा, क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है कि ना ये लिक्विड होती है ना ये सॉलिड होती है, एक तरह की हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड टाइप की होती है, और यही सेमी सॉलिड क्वासी फ्लूइड कहता है। जैसे बच्चों एक तरह से आप कह सकते हो शहद के जैसे, हनी के जैसे। शहद को ना तो प्योर लिक्विड कह सकते हैं ना सॉलिड कह सकते हैं, एक तरह से जेल टाइप की होती है, और उसी जेल के लिए यहां पे वर्ड लिखा गया क्वासी फ्लूइड। ये ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन का फीचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड, इसमें फ्लूइडिटी होती है। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि ये सिलेक्टिव नेचर की होती है। अच्छा, सिलेक्टिव नेचर की मतलब इससे हर कोई मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ये पास करती है, इसलिए हम कहते हैं ये सिलेक्टिव परमिएबल है। अगर बच्चों सिलेक्टिव परमिएबल ऑप्शन में ना हो तो फिर हम सेमी परमिएबल टिक करके आएंगे। आपके एनसीईआरटी में दो अलग-अलग बातें की है, एक जगह तो एनसीईआरटी में सिलेक्टिव परमिएबल लिखा है, एक तरफ ये भी लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। एनसीईआरटी खुद ने दो बात की है, तो आप लोग बच्चों यहां पर क्या करना, अगर क्वेश्चन आए सेल मेम्ब्रेन तो मेन आंसर आप सिलेक्टिव परमिएबल ही बताना, मैं सिलेक्टिव परमिएबल। हां, अगर सिलेक्टिव परमिएबल ऑप्शन में नहीं है देन हम आंसर सेमी परमिएबल को टिक कर देंगे। क्लियर। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में प्रेजेंट होती है, मतलब चाहे बैक्टीरिया की बात करें, प्लांट की बात करें, फंगस की बात करें, ह्यूमन की बात करें, सबके अंदर कंपल्सरी मिलती है, तो सबके अंदर होती है, यानी ये एक तरह की यूनिवर्सल लेयर है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और सारे प्रोकैरियोट सारे यूकैरियोट के अंदर आप देखोगे ये मिलती है। और खास बात तो ये है कि सबकी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सेम है, चाहे हम बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन समझे चाहे हमारी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझे, दोनों की ओवरऑल स्ट्रक्चर, दोनों का ओवरऑल फ्रेमवर्क एक जैसा ही होता है। तो मेम्ब्रेन की खास बात क्या है, मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है और सबकी स्ट्रक्चर सबके फंक्शन लगभग सेम ही होते हैं। क्लियर। यानी एक तरह की यूनिवर्सल बाउंड्री होती है। जो बात यहां पर समझे क्लियर हुई, क्या क्या समझा, सेल मेम्ब्रेन थिन है, लिविंग है, क्वासी फ्लूइड होती है, और ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होती है। अच्छा, ये बच्चों इतनी थिन होती है कि इसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। पहला जो वेल डेवलप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था 1950 के आसपास बना था, वेल डेवलप बात कर रहा हूं। अच्छा, 1950 के बाद ही कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आ पाए। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब इसको देखते हैं प्रॉपर समझ में नहीं आती है, ये दिखाई नहीं देती है, तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत पतली है, सिंपल माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आती, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से पहली बार इसको प्रॉपर तरीके से 1950 के बाद ही ऑब्जर्व किया गया था। क्लियर। जो बातें यहां समझाएगी क्लियर हुई अच्छे से। सेल मेम्ब्रेन किन किन कंपोनेंट से बनी होती है वो भी हम समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, मेम्ब्रेन बेसिकली 3 कंपोनेंट से बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। हां, इनकी परसेंटेज वेरी करती है। अगर हम बात करें प्रोटीन, तो नॉर्मली मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज 58 to 59% होती है। ये मैं एक एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं, मतलब बहुत सारे सेल को स्टडी किया, एवरेज निकाला गया कि इसमें प्रोटीन कितना था, तो ज्यादातर सेल के अंदर जब स्टडी किया गया प्रोटीन की परसेंटेज निकाली गई तो इतना परसेंट मिला। अच्छा, लिपिड की परसेंटेज आती है 40% और कार्बोहाइड्रेट आता है 1 to 2%। इस डेटा के बेसिस पे आप मुझे बताइए मेम्ब्रेन में किसकी परसेंटेज सबसे कम है, जरा सोच के बताओ। हां, मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज सबसे कम होती है, कार्बोहाइड्रेट यहां पर बहुत कम होता है। ये जो मैं आप लोगों को कंपोजिशन समझ रहा हूं, ये हम एक नॉर्मल
ओवरऑल जितनी भी सेल्स है सबका हमने एवरेज निकाल के लिया है। लेकिन अगर हम बात करें आरबीसी की, आपके एनसीईआरटी में आरबीसी का डेटा दिया है। आरबीसी के अंदर अगर बात की जाए प्रोटीन तो ये 52% होता है, लिपिड 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। यहां पर भी एक बात आपने नोटिस की होगी कि सबसे कम क्वांटिटी में यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो एक बात तो श्योर है, मेम्ब्रेन चाहे कहीं पर भी हो, सबसे लेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर? अच्छा, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करती रहती है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर फिक्स होगा। ये आरबीसी के अंदर है तो हो सकता है नर्व सेल में लिपिड ज्यादा हो जाए, बिल्कुल होता ही है। तो ये परसेंटेज मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल टाइप। सेल टू सेल इनकी परसेंटेज क्या करती है, वेरी करती रहती है। अब आप इन सब में से ये वाला डेटा अच्छे से याद रखें जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। आप लोगों को यही डेटा अच्छे से याद रखना है और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। प्रोटीन कितना परसेंट, 52, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट एप्रोक्सीमेटली 8%। जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई? बात आती है मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से लिपिड होते होंगे। मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड आते हैं, जैसे इसमें सबसे मेन लिपिड आता है फॉस्फोलिपिड, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड, अलग अलग तरह के लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन में लिपिड है ऐसे अलग अलग तरह के। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉस्फोलिपिड एक्चुअली होता क्या है, फॉस्फोलिपिड की एक हल्की सी आउटलाइन मैं आपको पहले समझा दूं ताकि आगे हम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पाए। फॉस्फोलिपिड की बात करें, फॉस्फोलिपिड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बच्चों इसका हेड पार्ट और ये होता है इसका टेल पार्ट। फॉस्फोलिपिड आप कहीं भी देखोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी जिसमें एक हेड होगा और इस तरह से यहां पर टेल होगी। टेल की खास बात ये होती है कि इसमें कार्बन की ऐसी चेन होती है। ये कार्बन की चेन एक्जेक्टली होती है फैटी एसिड, मतलब टेल में ये और ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड बच्चों दो तरह के होते हैं। अच्छा, फैटी एसिड को बायोमोलिक्यूल में आपको डिटेल में समझाया भी जाता है और आपको शायद पता भी होगा। फैटी एसिड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे फैटी एसिड को सैचुरेटेड कहा जाता है और अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। अब ये याद रखना, फॉस्फोलिपिड में दोनों तरह के फैटी एसिड है, सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो दोनों तरह के फैटी एसिड यहां पर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरह के। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनका नेचर जनरली सॉलिड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, बहुत अच्छा एग्जांपल हम बात करें घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और आप सभी जानते हैं रूम टेंपरेचर पे सॉलिड होता है। तो ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का नेचर सॉलिड होता है, जबकि इनमें डबल बॉन्ड आने की वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये बच्चों लिक्विड नेचर के होते हैं या और अच्छे से कहूं फ्लूइड नेचर के होते हैं। क्लियर? तो डबल बॉन्ड आने की वजह से इनमें से फ्लूइडिटी आ जाती है। जो बात मैंने आपको यहां समझाई, अभी ध्यान रखना, फॉस्फोलिपिड में दो सेक्शन है, हेड और टेल। टेल किसकी बनी है, फैटी एसिड की। और ये भी याद रखना, यहां फैटी एसिड कौन कौन से हैं, तो दोनों तरह के हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, दोनों तरह के फैटी एसिड यहां मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी में जब आप मेम्ब्रेन के बारे में समझोगे तो वहां लिखा है कि मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड है, वहां अनसैचुरेटेड का नाम नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। हेड की खास बात ये होती है कि ये हेड पार्ट वाटर लविंग होता है और वाटर लविंग इसलिए यहां पे हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है और साथ ही साथ ये पोलर नेचर का होता है। जबकि अगर हम टेल की बात करें, टेल बच्चों वाटर से दूर भागती है, वाटर रिपेल्डेंट होती है, यानी हम कहेंगे ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक है, साथ ही साथ ये नॉन पोलर प्रॉपर्टी शो करती है। तो ध्यान रखिएगा, हेड का नेचर हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से लविंग है। अच्छा, टेल वाटर से दूर भागती है मतलब ये हाइड्रोफोबिक है। अब जरा ध्यान दो, एक ही मॉलिक्यूल है और इसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पार्ट हाइड्रोफिलिक है, कुछ हाइड्रोफोबिक है, मतलब कुछ वाटर से लव करता है, कुछ वाटर से दूर भागता है। एक ही मॉलिक्यूल में अगर दोनों पार्ट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या नाम देंगे, एम्फीपैथिक। तो फॉस्फोलिपिड ये अच्छे से याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड एक तरह का एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है जो कि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है। और ये भी याद रखना, हेड का नेचर पोलर होता है और टेल का नेचर नॉन पोलर होता है। फॉस्फोलिपिड की जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई, ये ध्यान रखिएगा। और आगे बच्चों में कहीं पर भी ऐसे बना दूं, ऐसे सर बना के दो टेल बना दे तो समझ जाना कि ये फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड को इस तरह से आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ऐसा बना हुआ दिखे समझ जाना फॉस्फोलिपिड है। क्लियर? अगर हम बच्चों यहां पर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये हमने ऐसे फॉस्फोलिपिड लिए, अब मैंने यहां पर फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर ली, ऐसे फॉस्फोलिपिड को अटैच करता जा रहा हूं ऐसे सिंगल लेयर की फॉर्म में। और इस तरह से अगर हम मेम्ब्रेन बनाए तो क्या होता है चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं सेल के अंदर वाटर होता है, साइटोप्लाज्म में आप देखोगे मैक्सिमम पानी भरा है, मतलब यहां एक तरह का एक्वस एनवायरनमेंट है। सेल के अगर हम बाहर देखें तो सेल के बाहर भी बच्चों पानी भरा होता है, मतलब यहां पर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर पानी, यहां कोई फॉस्फोलिपिड भाग रहा है ना, यहां से कोई भाग रहा है, मतलब कोई भी नहीं भाग रहा है, मतलब स्ट्रक्चर यहां पर प्रॉपर बन सकती है। तो मुझे बताओ सिंगल लेयर से स्ट्रक्चर बनाते हैं या डबल? तो फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर लेनी चाहिए, बाई लेयर लेनी चाहिए। और बाई लेयर में फिक्स है, इसका ये जो पार्ट आपको दिखा है हेड पार्ट, ये आउटसाइड रखेंगे और यहां पर ये हेड वाला पार्ट आउटसाइड रख दिया और ये जो टेल वाला पार्ट है इनसाइड रखेंगे। यानी मेम्ब्रेन बनाते टाइम हमेशा रखना हेड हमेशा आउटसाइड रखेंगे और टेल हमेशा इनसाइड रखेंगे। अब आप मुझे बताओ इन टेल को इनसाइड क्यों रखा गया? बताइए बच्चों, टेल इनसाइड क्यों रखते हैं? हाँ, टेल इनसाइड रखने का पर्पस ये होता है ताकि दोनों साइड के वाटर से इसको बचाया जा सके, क्योंकि हाइड्रोफोबिक थी, पानी से इसको बचाना था। इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने बड़ी चीज लिखी है, टेल इनसाइड बिकॉज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ये एक्वस क्या है? वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में एक्वस दिखा है, तो इन एक्वस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए टेल को हमेशा इनसाइड रखा जाता है। बात समझ में? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मेम्ब्रेन जब भी बनेगी, अब आप बताना सिंगल लेयर यूज करें डबल, तो आप लोग याद रखिएगा बाई लेयर यूज करेंगे। बाई लेयर में फिक्स है, पोलर हेड हमेशा आउटसाइड रहेंगे और टेल हमेशा इनसाइड रखेंगे। क्लियर हुआ सब अच्छे से? ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो मेम्ब्रेन की स्टडी करना है, आप बताइए बॉडी की कौन सी सेल यूज करें? सोच समझ के बताना, बॉडी की कौन सी सेल को स्टडी करें जिससे हम सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर स्टडी करें। कोई भी सेल ले लें, चेक करते हैं। हमने बच्चों समझने के लिए कोई भी नॉर्मल सेल ले लिया, ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल के अंदर आप सभी जानते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा सेल के अलावा यहां पर न्यूक्लियस भी होता है, ईआर भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। और आप देखोगे इन सब में भी ऐसे मेम्ब्रेन दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियस में भी दिख रही है, ईआर पे मेम्ब्रेन दिख रही है। हमें किसको स्टडी करना है? हमें बच्चों सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना है। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए इस मेम्ब्रेन को यहां से बाहर निकालना पड़ता है। मेम्ब्रेन को बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे बच्चों इसके ऊपर कुछ केमिकल डालते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, यहां से सेल मेम्ब्रेन को बाहर लाते हैं, लेकिन साथ साथ वो इन ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन को भी बाहर लाता है। मतलब ईआर की मेम्ब्रेन भी बाहर आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी बाहर आ जाएगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी बाहर आ जाएगी। अगर बच्चों इन सबकी मेम्ब्रेन बाहर आ गई और सबकी मेम्ब्रेन आपस में मिक्सअप हो गई, तब तो फिर हम सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। बात तो सुना, नॉर्मल सेल में क्या दिक्कत है? नॉर्मल सेल में सारी मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी तो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है मैच्योर आरबीसी का। मैच्योर आरबीसी में आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ नहीं होते, ये होते नहीं, मतलब इसके अंदर केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। अब बताना, जैसे मैं इसके ऊपर केमिकल डालूंगा, यहां से जो बाहर आएगी वो एक्सक्लूसिवली सेल मेम्ब्रेन होगी और केवल सेल मेम्ब्रेन होगी तो हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो आप बताओ मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है नॉर्मल सेल या आरबीसी? अच्छा बताना कौन बढ़िया है? आरबीसी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन है जिससे हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें मेम्ब्रेन की स्टडी करना है तो इसके लिए हम साइंटिस्ट लोग किसका यूज करते थे? ह्यूमन आरबीसी का यूज किया करते हैं। जो बात यहां पर आपको समझे, क्लियर हुई सब अच्छे से? कहना था कि मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो, हर जगह मेम्ब्रेन एक जैसी होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इनका कहना था कि जितनी भी मेम्ब्रेन होती है सारी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर होती है। मतलब अगर ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली बाई लेयर से बनी है
तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर भी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, मतलब जैसी स्ट्रक्चर इसकी सेम स्ट्रक्चर इसकी, सेम स्ट्रक्चर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की भी होगी। कहीं पर भी मेम्ब्रेन हो, सारी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, इवन सबके फंक्शन भी सेम है। इससे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, यहां पर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन हो स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होती है। हां, इनमें जो डिफरेंस आ सकता है वो आ सकता है साइज का और केमिकली। साइज बच्चों 75 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो साइज वेरी कर सकती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लिपिड प्रोटीन इनकी परसेंटेज, केमिकल परसेंटेज मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करती रहती है, तो केमिकली और साइज का डिफरेंस आ सकता है। एक बार फिर समझना, इट्स इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इवन इसमें ईयर भी अच्छे से रखना, 1972। इस वाले मॉडल का ईयर भी याद रखें बच्चों। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, इस मॉडल को दिया गया था। अच्छा, ये एक लेटेस्ट मॉडल है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड यही मॉडल है। मॉडल तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन इसी मॉडल को एक्सेप्ट किया गया और आज भी हम इसी को समझते आ रहे हैं। इस मॉडल की क्या खास बात है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बच्चों यहाँ पर फॉस्फोलिपिड क्या देखो, ऐसी बाइलेयर दिख रही है, बाइलेयर दिख रही है। अब इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर के जितने भी दिख रहे हैं ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, और ये बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी इस मॉडल में कहा गया मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट है, इसमें लिपिड भी है, ऐसे प्रोटीन्स भी हैं, और बाहर की तरफ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों इन्होंने सिंगर एंड निकोलसन ने सबसे पहले बताया कि मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की पूरी स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, मतलब मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में मेन ये फॉस्फोलिपिड होते हैं। अब इन फॉस्फोलिपिड के बीच में ऐसे ये प्रोटीन इंबेडेड होते हैं, बात को समझना, फॉस्फोलिपिड के इस लेयर के बीच में प्रोटीन यहां इंबेडेड होते हैं, और ये प्रोटीन कुछ इस तरह से इंबेडेड होते हैं जैसे कि चाशनी के बीच में गुलाब जामुन इंबेडेड होते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बड़ा सा समुद्र है और उस समुद्र के अंदर छोटे छोटे आइसबर्ग है। अच्छा, वो जो बड़ा सा सी है वो तो हो गया फॉस्फोलिपिड, और जो आइसबर्ग है वो प्रोटीन हो जाते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन यहां स्कैटर्ड है, कौन स्कैटर्ड है? प्रोटीन, और इस स्कैटर्ड के लिए वर्ड आता है मोज़ेक। तो फॉस्फोलिपिड के फ्लूइड में प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में होते हैं, इसलिए मॉडल का नाम बन गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था। इस मॉडल में यही कहा गया था, इसमें बच्चों ये फॉस्फोलिपिड है, ये प्रोटीन है, और बाहर ये शुगर होती है। इस मॉडल की खास बात क्या थी? प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में अरेंज होते हैं मोज़ेक पैटर्न में। अच्छा, ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हाँ समुद्र के अंदर आइसबर्ग है, और आइसबर्ग किसको कंपेयर करें? प्रोटीन को कंपेयर करें। इस मॉडल में जितनी भी बातें हैं एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहले मैं फॉस्फोलिपिड के पॉइंट समझाऊंगा, फिर आपको प्रोटीन के पॉइंट समझाएंगे, और लास्ट में बच्चों इन कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट समझाएंगे। ये जो बाहर की तरफ बना रखा है ये शुगर, या आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक एक करके सबके पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं लिपिड से। लिपिड में मेन लिपिड कौन सा दिख रहा है? फॉस्फोलिपिड। इन्हीं को बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं। मेम्ब्रेन में सबसे पहला लिपिड हम लेते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की खास बात होती है कि ये फॉस्फोलिपिड यहां पर ऐसे बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते जाते हैं, ऐसे बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते जाते हैं। अच्छा, ये सबसे मेन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर की फॉर्म में ऐसे अरेंज होता जाएगा और पूरी मेम्ब्रेन बना देगा। तो मुझे बताओ, मेम्ब्रेन का ये जो फ्रेमवर्क है, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली किसने बनाई? तो इसको बनाने का काम फॉस्फोलिपिड करता है। फॉस्फोलिपिड को कहा जाता है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और मेन कंपोनेंट इसलिए कहा है फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर फ्रेम बनाने का काम करता है, इसलिए इसको सबसे मेन कंपोनेंट कहा जाता है। क्लियर? ये बच्चों फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है, साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी भी देता है। अब बात आती है इन फॉस्फोलिपिड में ऐसा क्या है जो फ्लूइडिटी देता है? आप सभी जानते हो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर, इन फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फ्लूइडिटी देते हैं। तो फ्लूइडिटी का रीजन ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये भी याद रखना, जब भी स्ट्रक्चर बनेगी हेड हमेशा आउटसाइड में रखेंगे और टेल हमेशा इनसाइड में रखेंगे। हेड आउटसाइड और टेल कहां रखनी है? इनसाइड। और ऐसे बाइलेयर की फॉर्म में यहां पर पूरी मेम्ब्रेन बनाते जाएंगे। अच्छा, जब ये मेम्ब्रेन बन जाएगी तो ये सेल का अंदर वाला पार्ट होगा और ये सेल का आउटर पार्ट होगा। क्लियर? फॉस्फोलिपिड के जो पॉइंट समझाए, क्लियर हुए? क्या क्या बताया? मेन कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर यही बनाता है, साथ ही साथ फ्लूइडिटी देता है। एक बात मुझे बताओ, अगर ये मेम्ब्रेन केवल फ्लूइड होती, ये फ्लूइड फॉर्म में होती, तब तो ये फ्लूइड से बह जाता, तो कहीं ना कहीं इस फ्लूइड को स्टेबल तो करना पड़ेगा। बात आती है इसको स्टेबल कौन करेगा? तो इसी को स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट लिपिड काम में लिया गया कोलेस्टेरॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की खास बात क्या है? यहां पर डायग्राम में आप देखोगे इन फॉस्फोलिपिड के बीच में ऐसे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है। कहां प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड के बीच में से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, और यही कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को स्टेबल करने का काम करते हैं। ये थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं और ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की खास बात, मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड के कंपैरिजन में रिजिड होते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। यानी ये फॉस्फोलिपिड तो फ्लूइडिटी देते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। प्रेजेंट ओनली इन मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट। कोलेस्ट्रॉल कहां प्रेजेंट होता है? केवल यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में। तो फिर क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोट के केस में फिर स्टेबिलिटी कौन देगा? तो प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम होपेनोइड्स करते हैं। सीधी सी बात इतनी है, अगर यहां कोलेस्ट्रॉल है तो एक तरह से ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन है, और इन्हीं कोलेस्ट्रॉल को हटा के होपेनोइड्स लगा दो, तो होपेनोइड्स लगते ही वो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन हो जाएगी। होपेनोइड्स भी कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है, इनका काम भी स्टेबिलिटी देने में होता है। तो हमने क्या सीखा? फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन है फॉस्फोलिपिड में भी फ्लूइडिटी कौन देता है? तो हाँ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और कोलेस्ट्रॉल का काम आ गया स्टेबिलिटी। इनसे आगे फ्लूइडिटी, इनसे आगे स्टेबिलिटी, तो दोनों को मिला के बना गया क्वासी फ्लूइड। यानी मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड बनाने में फॉस्फोलिपिड का भी रोल है, तो कोलेस्ट्रॉल का भी रोल है। तो फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलकर मेम्ब्रेन को फाइनली क्या बना देते हैं? क्वासी फ्लूइड। तो ध्यान रखना, मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर किसकी वजह से आती है? तो इन दोनों की वजह से आती है। इसमें फ्लूइडिटी के साथ साथ सॉलिडनेस भी है। जो बात मैंने आपको यहां पर समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। मेम्ब्रेन के अंदर हमने बच्चों ये तो समझ लिया है कि मेम्ब्रेन में क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, और क्वासी फ्लूइड होने की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन या तो बच्चों इधर मूव करते हैं, यहां पर ये जो प्रोटीन होंगे ये प्रोटीन या तो इधर मूव कर सकते हैं या ये इधर मूव कर सकते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जैसे मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये प्रोटीन लगा है, तो ये प्रोटीन इधर इधर ऐसे मूव कर सकते हैं, और ये जो मूवमेंट होती है इसी को कहा जाता है लेटरल मूवमेंट। ऐसे लेटरली मूव करना, ये लेटरल मूवमेंट कहलाती है। और लेटरल मूवमेंट क्यों हो जाती है? हाँ, फ्लूइडिटी की वजह से। हम सभी जानते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइड है, और फ्लूइड होने की वजह से इसमें प्रोटीन मूवमेंट करते हैं, इसी को बच्चों लेटरल मूवमेंट कहते हैं। लेटरल मूवमेंट से एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है समझिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 ग्लास ली है, ये 2 ग्लास है। इस पहली वाली ग्लास के अंदर यहां पर वाटर को भर रखा है, इसके अंदर वाटर भर रखा है, और दूसरी वाली ग्लास के अंदर एक डेंस फ्लूइड भर दिया, जैसे यहां पे भर दिया शहद को, हनी को भर दिया, शहद को भर दिया। 2 ग्लास है। अच्छा, दोनों ही ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आपसे काफी डिस्टेंस रखी, और मैंने कहा कि आप इनकी फ्लूइडिटी को मेजर करो। आप इनकी फ्लूइडिटी को मेजर करो। यहां पर आपको इनकी फ्लूइडिटी पता करनी है। अब फ्लूइडिटी पता करनी तो कैसे कर सकते हैं? इसको पता करने के लिए आप क्या करो, इनके अंदर यहां पर कुछ एक मॉलिक्यूल डाल दीजिए, यहां से मॉलिक्यूल डाला। अब आपने क्या देखा, पहली वाली ग्लास में प्योर वाटर है और वाटर एकदम लिक्विड है, तो हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल यहां आसानी से मूव करेगा।
अगर मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर रहा है तो हम समझ जाएंगे इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है। अच्छा, आपने कैसे कह दिया फ्लूइडिटी ज्यादा है? आसानी से मूवमेंट हो रही है। अच्छा, हनी यहां पर विस्कस है और विस्कस होने की वजह से ये यहां पर बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। मॉलिक्यूल मूव तो करेगा लेकिन बहुत स्लो, और स्लो मूवमेंट होगी तो हम कह सकते हैं इसकी फ्लूइडिटी कम है। तो आप मुझे बताओ कैसे आपने कहा कि इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है, इसकी कम है? बहुत आसान तरीका, आसानी से मूवमेंट हो जाए तो फ्लूइडिटी ज्यादा, ना हो तो फ्लूइडिटी कम। सेम यही बात हम मेम्ब्रेन में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कई सारी सेल है, सबकी फ्लूइडिटी एक जैसी नहीं है। अब हमें अगर किसी की फ्लूइडिटी को मेजर करना है तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम इन प्रोटीन की इस लेटरल मूवमेंट को चेक करें। अच्छा, अगर ये आसानी से मूव कर रहे हैं, अगर ये प्रोटीन आसानी से मूव कर रहे हैं तो समझ जाएंगे फ्लूइडिटी ज्यादा है, और आसानी से मूव नहीं कर रहे हैं तो फ्लूइडिटी कम है। यानी लेटरल मूवमेंट से हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी की बड़ी लाइन है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। मतलब क्वासी फ्लूइड होने से प्रोटीन मूवमेंट करते हैं, और प्रोटीन का यही मूवमेंट करना ये बच्चों मेजरमेंट है एज अ फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी का मेजरमेंट पता करता है। और कैसे पता करते हैं? आसानी से मूवमेंट दिखे तो फ्लूइडिटी ज्यादा, और ना हो तो फ्लूइडिटी कम। तो सीधा सा कंसेप्ट यहां पर। और ये पूछा जाए क्या मेम्ब्रेन में प्रोटीन मूव कर सकते हैं? जैसे मूव करते हैं, मूवमेंट का नाम लेटरल मूवमेंट, इसको हम बच्चों लेटरल मूवमेंट नाम देते हैं। एक बात मुझे बताइए, क्या मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना जरूरी है? मेम्ब्रेन को चाहते तो सॉलिड भी बना सकते थे। मेम्ब्रेन को अगर फ्लूइड बनाया है तो सोच समझ के बनाया होगा। बात आती है इस मेम्ब्रेन को फ्लूइड क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या रीजन है, यानी फ्लूइडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझते हैं। अगला पॉइंट हम ये लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन को फ्लूइड क्यों बनाया? फ्लूइडिटी का सबसे बड़ा फायदा होता है ताकि इससे सेल ग्रोथ कर सके। जैसे सेल की साइज छोटी है, अगर इसकी मेम्ब्रेन फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड है, तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगी, और आसानी से ग्रो करेगी तो सेल की साइज बड़ी हो जाएगी। जरा सोचो, अगर ये हार्ड होती तो ये ग्रोथ नहीं कर पाती। तो सेल की ग्रोथ के लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट होती है। मेम्ब्रेन को फ्लूइड इसलिए भी रखा गया ताकि सेल आसानी से डिवाइड कर सके। जैसे मान लीजिए सेल है, अब सेल में जब डिवीजन होता है तो आगे हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस के टाइम पर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे दोनों साइड से ऐसे यहां पर फरो बनती है। आगे सेल डिवीजन में आपको समझा जाएगा, दोनों साइड से इसको फरो बनती है, मतलब कुछ इस तरह से बनती है, और मेम्ब्रेन में फरो आसानी से बन भी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी है। तो फ्लूइडिटी की वजह से आसानी से प्रेस होती है, आसानी से फरो बनती है, और आसानी से फरो बनेगी तो आसानी से बच्चों टू सेल्स बन जाएगी। अब इमेजिन करो, अगर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती, ये हार्ड होती तो ये फरो नहीं बनती, तो डिवीजन में प्रॉब्लम आ जाती। तो मुझे बताइए फ्लूइडिटी का क्या फायदा होता है? इससे सेल आसानी से डिवाइड कर सकती है। तो सेल डिवीजन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है। इसी फ्लूइडिटी का एक और बड़ा फायदा होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है ये मॉलिक्यूल को ऐसे सेल के अंदर ले आना। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये इस तरह से ये यहां से खाने के लिए पूरी सेल में बना दी, ये सेल है। अब ये मॉलिक्यूल इसको अंदर लाना है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं, और ये मेम्ब्रेन को बड़ी आसानी से प्रेस भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी है। अच्छा, जैसे इसको प्रेस करते हैं ऐसे वेसाइकल टाइप का कुछ बनता है, फिर बच्चों यहां पर ये दोनों साइड से फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद बड़े आसानी से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गए। अब इमेजिन करो, अगर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती, अगर यहां पर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती तो ये हार्ड होती, तो ये बच्चों कभी प्रेस होती नहीं, मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकते। तो फ्लूइडिटी की वजह से ये मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर आ गए, मतलब एंडोसाइटोसिस हो गया। सेम इसी तरह से सिक्रेशन में भी इसका रोल होता है। जैसे बच्चों मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, अब यहां पर इनको ये सेल इस तरह से बना लेते हैं, ये सेल है। अच्छा, सेल के अंदर से मॉलिक्यूल को बाहर करना है, ये मॉलिक्यूल को बाहर करना है, सिक्रेशन कहलाता है। सिक्रेशन करने के लिए मॉलिक्यूल को सबसे पहले वेसाइकल में भरते हैं, फिर ये वेसाइकल सेल मेम्ब्रेन के साथ आसानी से बाइंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी की वजह से इनके फॉस्फोलिपिड आपस में से मर्ज होते हैं। जैसे इनके फॉस्फोलिपिड से मर्ज होंगे, यहां पोर बनेगा और ये आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल सेल के बाहर रिलीज हो गए, ये सिक्रेशन कहलाता है। और एक तरह का ये एक्सोसाइटोसिस है। ये जो सिक्रेशन हो रहा है ये सब भी फ्लूइडिटी की वजह से हुआ। सोचो, अगर ये मेम्ब्रेन हार्ड होती, ये हार्ड होती, तो ये वेसाइकल इसके साथ कभी फ्यूज नहीं होती, और फ्यूज नहीं होती तो एक्सोसाइटोसिस सिक्रेशन नहीं हो पाता। तो ध्यान रखना, एंडोसाइटोसिस सिक्रेशन ये सब भी फ्लूइडिटी की वजह से हो पाता है। तो मेम्ब्रेन का फ्लूइड रखना बहुत जरूरी है। इसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। इंटरसेल्युलर जंक्शन का मतलब टू सेल के बीच में जंक्शन बनना। जैसे ये टू सेल्स है, अब यहां पे मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, यहां भी प्रोटीन है। हमने सीखा था ये प्रोटीन ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, बोलो लेटरल मूवमेंट। ये बच्चों ऐसे लेटरल मूवमेंट करेंगे, लेटरल मूवमेंट से ये प्रोटीन इधर आया, ये प्रोटीन इधर आया। अब यहां पर जैसे ये प्रोटीन आपस में कंबाइंड हुए, टू सेल के बीच में जंक्शन तैयार हुआ, और यही जंक्शन कहलाता है इंटरसेल्युलर जंक्शन। दो सेल के बीच का जंक्शन, दो सेल के बीच का जंक्शन इंटरसेल्युलर जंक्शन। ये सब फ्लूइडिटी से बन पाए, क्योंकि फ्लूइडिटी से लेटरल मूवमेंट होगी तब ऐसे जंक्शन बन पाएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं फ्लूइडिटी की वजह से ही कई फंक्शन परफॉर्म होते हैं। आपके एनसीईआरटी में फंक्शन के नेम लिखे तो नेम आप ध्यान रखें, क्या क्या फंक्शन है। फ्लूइडिटी की वजह से ही सेल की ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड करती है, एंडोसाइटोसिस होता है, सिक्रेशन होता है, और इस तरह के जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? फ्लूइडिटी की वजह से होता है। अभी तक बच्चों मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का पहला पार्ट लिपिड और उससे रिलेटेड बातें समझाई। लिपिड में मेन लिपिड कौन सा था? फॉस्फोलिपिड, जो फ्लूइडिटी दे रहा था। साथ ही साथ बीच में कोलेस्ट्रॉल रखे गए ताकि इससे स्टेबिलिटी भी आ जाए, और इस फ्लूइडिटी के क्या फायदे ये हमने सीखा। क्लियर? मेम्ब्रेन में ही अगला कंपोनेंट आता है वो है प्रोटीन। मेम्ब्रेन का सेकंड कंपोनेंट समझ रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें, ये बच्चों आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं सारे प्रोटीन है। अब यहां जरा ध्यान से आप देखना, आप लोगों को प्रोटीन इस मेम्ब्रेन की अपर और लोअर सरफेस पे भी दिख रहे हैं, और ये बीच बीच में भी दिख रहे हैं। यानी प्रोटीन सरफेस पे भी होते हैं, मतलब ये मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन की सरफेस पे भी होंगे, और इनर साइड में ऐसे इंबेडेड भी होंगे। सरफेस पे भी होते हैं और अंदर की तरफ इंबेडेड भी होते हैं। अब एक खास बात, जो सरफेस वाले प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, सरफेस वाले, ये इन फॉस्फोलिपिड के साथ लूजली अटैच होते हैं, और लूजली अटैच है तो इनको यहां से आसानी से अलग कर सकते हैं, इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन जो अंदर वाले प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के साथ ऐसे टाइटली जुड़े होते हैं, और टाइटली जुड़े होते हैं तो ये आसानी से अलग नहीं होते। सीधी सी बात है, सरफेस वाले आसानी से अलग हो जाते हैं, अंदर वाले आसानी से अलग नहीं होते। जो सरफेस वाले आसानी से अलग हो जाते हैं ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक। और जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये अंदर वाले सारे कहलाते हैं इंट्रिंसिक। यानी मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन है, एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक। अब याद रखना, एक्सटेंसिक कौन से हो गए? जो सरफेस पे, अंदर वाले सारे इंट्रिंसिक होते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? सेपरेशन के बेसिस पर, कि कौन किस तरह से सेपरेट हो रहा है, आसानी से सेपरेट, एक्सटेंसिक, ना हो तो इंट्रिंसिक। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, मेम्ब्रेन के प्रोटीन क्लासिफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब अलग करने के बेसिस पर। इनको बच्चों टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले आते हैं एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक का दूसरा नाम होता है पेरिफेरल। अच्छा, पेरिफेरल क्यों कहा इनको? हाँ, पेरिफेरल पे प्रेजेंट है तो पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। इनकी खास बात, दीज आर सुपरफिशियली अरेंज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, मतलब लिपिड की ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी कोई खास बात, इट कैन बी सेपरेट इजीली, ये आसानी से